वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी पतली फिल्म है टी मोटाई की और म्यू अपवर्तनांक की। उसके लिए हम परावर्तित किरणें थी उनके बीच में पथांतर ज्ञात कर रहे थे, जिसमें आया था वो 2 म्यू टी कॉस आर। टी मोटाई थी, म्यू अपवर्तनांक था और आर अपवर्तन कोण था। ठीक है, लेकिन उसमें स्टोक्स के नियम से अतिरिक्त पथांतर कितना आ रहा था, माइनस के λ/2। तो टोटल जो पथांतर बना था हमारे पास परिणामी पथांतर वो बना था 2 म्यू टी कॉस आर माइनस के λ/2। इसमें हम केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए चूंकि पथांतर कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा। जो पथांतर होगा एन लैम्बडा होगा, जहां n है वो कितना होगा, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अतः 2 म्यू टी कॉस आर माइनस के λ/2 ये पथांतर कितने के बराबर हो जाएगा, n लैम्बडा के बराबर हो जाएगा। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू λ/2 प्लस n लैम्बडा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, ये 2n प्लस 1 λ/2। λ/2 कॉमन ले लिया तो कितना बनेगा, 1 प्लस 2n लैम्बडा 2n। ठीक है, इस तरह से 2n प्लस 1 λ/2 इक्वल टू कितना जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर डेल्टा इक्वल टू, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, इस पर डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर, या कुछ रहने दो। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर बनेगा डेल्टा, इसको डेल्टा रहने दो इक्वल में, क्योंकि डेल्टा तो ये पूरा था। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना आएगा, 2n प्लस 1 λ/2, जहां n कहां से बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से देखो इसको। केस फर्स्ट को कंप्लीट करो। इसके बाद है विनाशी व्यतिकरण, संपोषी हो गया। इसके बाद है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 2n प्लस 1 λ/2। तो जो पथांतर आया था 2 म्यू टी कॉस आर माइनस के λ/2 वो कितने के बराबर आएगा, 2n प्लस 1 λ/2 के। ठीक है, तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना जाएगा, 2n प्लस 1 λ/2 प्लस में λ/2। तो इसको हम कितना लिख देंगे, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, यहां पर λ/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो n लैम्बडा। ठीक है, इस तरह से बचेगा n लैम्बडा और प्लस में कितना हो जाएगा, ये लैम्बडा। ठीक है, λ/2 प्लस लैम्बडा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, जहां n कहां से बिलोंग करेगा, ये वाला, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। तो यहां पर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस 1 लैम्बडा, जहां n कहां से चल रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्बडा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्बडा। और यहां लिखते हैं हम, जहां n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि जब 0 रख रहे थे तो पहली जो वैल्यू खुल रही थी वो लैम्बडा 1 लैम्बडा खुल रही थी। तो यहां पर भी पहली वैल्यू कौन सी खुलेगी, 1 लैम्बडा। तो वही सेटिस्फाई हो रहा है। 1 पर कितना आएगा, 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, सभी वैल्यू पॉसिबल होंगी। यानी n प्लस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया केवल n से। तो यहां पर एक कम किया है, तो इस वजह से 0 के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1 2 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को देख लेना, 0 पर आ रही थी 1 लैम्बडा, यहां पर भी पहली वैल्यू आ रही है 1 लैम्बडा। लिख दो इसको, ऐसा इसलिए लिखा है, जस्ट अपोजिट दिखेगा आपको। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है,
संपोसी में एन लैम्बडा, तो एन लैम्बडा यहाँ पर विनाशी में आ रहा है, एक तरह से अपोजिट दिखेगा, और संपोसी में कितना आ रहा है 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, जो कि किस में आता है विनाशी में, वो संपोसी में आ रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लिख दिया है। और जो स्टोक का नियम है केवल परावर्तित किरणों के लिए है, पारगमित किरणों के लिए स्टोक का नियम लागू नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें आगे ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेकंड जो केस है हमने परावर्तित किरणों के लिए कर लिया था, अब करेंगे पारगमित किरणों के लिए। हेडिंग डाल देना पारगमित किरणों के लिए पथांतर व्यतिकरण। देखो आगे नेक्स्ट हेडिंग पारगमित किरणों के लिए, पारगमित किरणों के लिए पथांतर व्यतिकरण। यानी जो पारगमित हुई है T1, T2, T3 इस तरह से किरणें जो पारगमित हो रही हैं उनके लिए हमें पथांतर ज्ञात। तो देखो जो T1 और T2 दो रेखाएं, उनके मध्य में कितना पथांतर उत्पन्न हुआ है, उस पथांतर को ज्ञात करने के लिए हमने इस पर लंब डाल दिया, इस बिंदु से C2 से C1 T1 पर C2B लंब डाल दिया, ठीक है। तो जो पथांतर होगा, पथांतर पारगमित किरणों में पथांतर, इधर देखो पहले, पारगमित किरणों में जो पथांतर उत्पन्न होगा वो पथांतर कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू, देखो एक यहाँ इस बिंदु से पहले तो सेम चल रही थी रेखा, यहाँ पर आई फिर यहाँ पर आई, अब यहाँ से दो भागों में बटी, एक तो परावर्तन इसका दूसरे माध्यम में निकल गई, एक उसी में परावर्तन हो गया, एक तो पारगमन एक परावर्तन। तो ये T1 तो इधर निकल गई, ये इधर इतना एक्स्ट्रा चल के फिर इधर जा रही है, तो इसमें पथांतर निकालेंगे तो पहले की तरह निकालेंगे म्यू अपवर्तनांक में कौन सा C1P2 कितना C1P2 और प्लस P2C2 में से हम घटा दें इस वाले को C1B को, कितने को C1B को, वायु में ये एयर में है भाग, तो C1B को हमने घटा दिया, तो दोनों के बीच में पथांतर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं म्यू C1P2 प्लस P2C2 और एयर के लिए अपवर्तनांक 1 हो जाएगा और C1B को घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से पहले की तरह करेंगे, फुल प्रोसेस पहले की तरह। अब इसमें हमें C1P2 की वैल्यू, P2C2 की वैल्यू और C1B की वैल्यू इनको रखना है। तो देखो शुरू हो जाओ, C1P2 की वैल्यू हम कौन से त्रिभुज से निकाल सकते हैं, इस वाले त्रिभुज से। तो त्रिभुज कौन से C1P2N से, त्रिभुज C1P2N से, त्रिभुज C1P2N से, इसमें हमें निकालना है, इसको निकालना है और ये बताया हमें, ठीक है। ये 90 है, तो 90 के सामने कर्ण है और ये वाला कोण कितना होगा, R होगा, ये भी R होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये R है ये भी R है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो होगा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि cos होगा, तो cos R इक्वल टू आधार, आधार कितना हो जाएगा P2N अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा C1P2। तो C1P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, P2N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P2N सीधी है, T अपॉन cos R। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इस पर। त्रिभुज इसकी वैल्यू आ गई C1P2 की, अब निकालनी है P2C2 की। तो बताओ कौन सा त्रिभुज लें, P2C2 के लिए इस वाले त्रिभुज को ले लें, P2NC2, कौन सा P2NC2 से। तो इसमें वही निकालना है हमें, ये पता है हमें आधार और कर्ण निकालना है, तो cos R इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा P2N बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा इसमें P2C2,
C2। यहाँ से P2 C2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास P2n कितने के बराबर है, T अपॉन में cos R, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पहले की तरह प्रोसेस है पूरी। तो C1 P2 आ गया, P2 C2 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है C1b। तो C1b किससे रिलेटेड है, इस वाले त्रिभुज से रिलेटेड है। तो त्रिभुज कौन से C1 C2 B से। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है, ये 90 माइनस आई है, ये आई है, तो आई के सामने को हम लंब मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 माइनस आई है, इसको हटा रहा हूं मैं, ये लंब रहा, ये हमें निकालना है। और कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन, साइन आयोटा, साइन आई इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा C1b अपॉन कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा C1 C2। क्यों कर्ण में क्यों रिलेशन निकाला, क्योंकि C1 C2 को हम निकाल सकते हैं। तो यहां से C1b जो आएगा हमारे पास C1 C2 sin i, इस तरह से आ जाएगा। C1 C2 को हम कितना लिख सकते हैं, C1n प्लस n C2, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पर कितना जाएगा sin i, इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 4। तो ये C1b की वैल्यू आ गई, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं आई है, C1n की वैल्यू नहीं है और हमारे पास n C2 की वैल्यू नहीं है। उन दोनों वैल्यू को ज्ञात करके भी इसमें रखना होगा। तो C1n किससे रिलेटेड है, इस वाले त्रिभुज से, और n C2 किससे रिलेटेड है, इस वाले त्रिभुज से। तो दोनों वैल्यूज को निकालेंगे, पहले यहां तक लिखो, लिखिए इसमें पारगमित किरणें, हेडिंग का अंदर लिखना, पारगमित किरणें C1 T1 एवं C2 T2 के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए पारगमित किरणें C1 T1 एवं C2 T2 के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु C2 से C1 T1 पर, बिंदु C2 से C1 T1 पर एक अभिलंब C2B डालते हैं। अतः पथांतर, अतः पारगमित किरणों में पथांतर, और पूरा लिख दो उसको इक्वेशन नंबर 4 तक। जो पारगमित किरणें हैं T1 और T2, उनको लेकर उनके बीच में पथांतर पहले की तरह ही निकाल रहे हैं। बिल्कुल इक्वेशन नंबर इस तरह से डाल देना, 1 2 3 और 4 हो गया। अब इसमें C1n और n C2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, उसके लिए आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें इधर से मिटा दूं इसको। तो आगे प्रोसेस देखते हैं। उसमें C1n के लिए त्रिभुज को लेते हैं। अब त्रिभुज कौन सा, C1 P2 n से, C1 P2 n से हमें ये निकालनी है, लंब निकालना है, और ये पता है आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan r। अरे लाल बटे कैसे करते हैं ना इनको, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा tan r। तो tan r इक्वल टू लंब यानी कि C1n अपॉन आधार t के बराबर है, सीधा लिख दूं। तो C1n इक्वल टू कितना जाएगा
टी टेन आर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, त्रिभुज इसी तरह से त्रिभुज पर अगर हम बात करें कौन से पर, दूसरे वाले त्रिभुज पर C1M P2 से, सॉरी M कहां से आ गया नीचे, NP2C2 से, NP2C2 से जो tan R होगा इसमें लंब C2N निकालना है, NC2 निकालना है अपॉन आधार, आधार कितना होगा T के बराबर, तो NC2 हमारे पास कितना जाएगा T tan R। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। तो C1N और NC2 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है त्रिभुज से, उनको डाल देंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर, 6 से मान रखने पर, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी बताओ, C1B की जो वैल्यू है C1N यानी कि T tan R प्लस T tan R यानी कि 2T tan R, और कितना जाएगा sin I, इक्वेशन नंबर 7, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 7। अब देखो समीकरण नंबर 7 और उससे जो पहले की जो समीकरण थी उनसे C1 P2 और P2 C2 और C1 B सभी की वैल्यू इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में मानों को रखने पर कौन कौन सी समीकरण से रख रहे हैं उनकी वैल्यू लिख देना यहाँ पर। समीकरण 1 में इन समीकरणों से मानों को रखने पर कितनी वैल्यू आएगी बताओ हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू जो पथांतर है वो म्यू T अपॉन कॉस R प्लस T अपॉन कॉस R, इस तरह से आएगी, और माइनस के C1B की वैल्यू है हमारे पास 2T tan R sin I। ठीक है, इस तरह से, तो यहां पर आ जाएगा 2 म्यू T अपॉन में cos R माइनस के 2T tan R sin I। ठीक है, इसमें से पहली वाली टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 म्यू T अपॉन cos R को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 को कॉमन लिया है, म्यू को कॉमन लिया तो म्यू नीचे आ जाएगा, टी को कॉमन ले लिया 2t को tan R बचेगा, sin I बचेगा, cos R दिया है कॉमन इसमें से, तो cos R का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, कॉमन ले लिया, डेल्टा इक्वल टू पथांतर चल रहा है, तब कितना हो जाएगा हमारे पास तब हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ उसमें, डेल्टा इक्वल टू ये 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, 2 म्यू टी अपॉन में कॉस आर 1 माइनस, जब इसको खोलेंगे तो साइन आर अपॉन कॉस आर से कॉस आर कट जाएगा तो साइन आर बचेगा और साइन आई बचेगा, साइन आर और साइन आई अपॉन में म्यू। ठीक है, इतना बचेगा, क्योंकि स्नेल का जो नियम है, स्नेल का नियम पहले की तरह ही कर रहे हैं बिल्कुल, तो स्नेल के नियम से साइन आई आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात कितने के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर। तो यहां से डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू टी अपॉन में कॉस आर 1 माइनस साइन आई की अगर हम वैल्यू लिखें तो साइन आर, ठीक है, और साइन आई की वैल्यू म्यू साइन आर हो जाएगी, म्यू साइन आर, ठीक है, अपॉन में म्यू, तो म्यू से म्यू यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 म्यू टी अपॉन में कितना हो जाएगा ये cos r 1 माइनस के साइन स्क्वायर r। ठीक है, तो 2 म्यू टी अपॉन में cos r 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर r, cos r से cos r जाएगा तो इतना बचेगा 2 म्यू टी cos r। किसकी वैल्यू आई, डेल्टा की। कंप्लीट करो इसको, इस तरह से पथांतर आएगा।
यहाँ पर जो अतिरिक्त पथांतर आ रहा था लैम्डा बाई 2 वो नहीं आएगा, वो केवल परावर्तित जो किरणें हैं उन्हीं में लगता है स्टोक का नियम। पारगमनित जो किरणें हैं उनमें स्टोक का नियम अप्लाई नहीं होता है, केवल परावर्तित किरणों के लिए होता है स्टोक का नियम। तो किसी एक के लिए वो पूछ सकता है, या तो परावर्तित किरणों के लिए या फिर पारगमित किरणों के लिए। इसके बाद वही केस दो, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो पहला है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। तो इसके लिए कितना होगा पथांतर, क्योंकि पथांतर संपोषी के लिए जो होगा डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, एन लैम्डा होगा। तो और एन की वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 म्यू टी cos r इक्वल टू कितना जाएगा, n लैम्डा, इतना हो जाएगा। इसी के बराबर संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो n लैम्डा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए चूंकि जो पथांतर होगा, पथांतर जो होगा डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। n कहां से बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसलिए 2 म्यू टी cos r इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2। दोनों को लिख देना है इनको। संपोषी के लिए कितना हो जाएगा और विनाशी के लिए कितना हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी कि किस तरह से हम n लैम्डा लेंगे, किस तरह से हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको। थैंक यू।